हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस YouTube सेशन पे। गाइस, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब एंड डाइस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में लगभग इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो तो बोनस है। ठीक है, और बोनस को कैप्चर करना या फेच करना या उसको ले पाना किस चीज़ पे डिपेंड है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को बेहतरी से तैयार कीजिए क्यूब एंड डाइस को, और एग्ज़ाम में अगर आपको इसके क्वेश्चन दिखते हैं तो आप इजीली कर लेंगे अगर आप आज के लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप देखेंगे। ठीक है, ओके। तो बात ये है सर, क्यूब एंड डाइस के चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और कैसे उनको इजीली डील करना है, वो सब हम सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से और बेहतरी से सीख सकें। ठीक है, ओके। तो मूव करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम पहले ये देखना शुरू करेंगे कि क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस किस हिसाब से फ्रेम होते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि किस हिसाब से फ्रेम होते हैं, कितने तरह से फ्रेम होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लेके आती है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें कैसे बनते हैं, या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ क्यूब एंड डाइस कितने टाइप का होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। तो ओके, ठीक है, अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइप की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसको डिफाइन किया जाता है सिंपल डाइस के क्वेश्चंस के हिसाब से। सिंपल डाइस, ठीक है, सिंपल डाइस। सिंपल डाइस क्या होता है? जो आम हम डाइस देखते हैं उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो ये दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं इसके क्वेश्चन। एक हमें देखने को मिलते हैं जनरल डाइस, ठीक है, जनरल डाइस के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और एक हमें देखने को मिलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, जो सेकेंड टाइप इसकी हमें देखने को मिलती है वो होती है कलर डाइस या कलर क्यूब कह सकते हैं हम, कलर डाइस या फिर क्यूब। इसके बेसिस पे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है ये, इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल डाइस से। ठीक है, ओपन डाइस जो हमारा सिंपल डाइस होता है उसको थोड़ा खोल के दिखाया जाता है कि अगर हम इसको अब क्लोज़ करेंगे तो इसकी फिगर कैसी शो होगी, ये देखने में कैसा होगा। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं ओपन डाइस के क्वेश्चन में। वन बाय वन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल डाइस के क्वेश्चंस के साथ, और इसमें हम देखेंगे जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं। ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हमारे क्या होते हैं। तो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, आपको स्क्रीन पे गाइस कुछ डाइस देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे। ओके, कुछ डाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या फ़र्क होता है, कैसे ये हमें पता लगे कि कोई डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है, इसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि इसी की पहचान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल डाइस के क्वेश्चन में इन दो तरह के डाइस का फ़र्क पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंपल डाइस और जनरल डाइस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल डाइस और सिंपल डाइस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, ओके, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क। ठीक है, जब हम करते हैं जनरल डाइस की बात, जनरल डाइस की अगर मैं हल्की सी आपको डेफिनेशन दूँ तो ये क्या होता है। जनरल डाइस में होता है कोई भी फेस, जनरल डाइस की कोई भी दो फेसेस जो हमें विजिबल होती है। विजिबल होने के साथ क्या मतलब है, जब हम एक डाइस को देखते हैं उसकी तीन साइड तो हमें विजिबल होती है, उसका टॉप, उसकी दोनों लेफ़्ट और राइट साइड्स हमें विजिबल होती है। तीन साइड हमें विजिबल नहीं होती, तो उसी जो विजिबल ना होने वाली चीज़ है हमें उसी के ऊपर क्या बनते हैं, हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो जनरल डाइस की डेफिनेशन क्या है, तीन साइड जो आपको विजिबल होती है, जो भी तीन साइड आपको विजिबल होती है उसमें किसी भी दो साइड का हमारा सम अगर 7 बन रहा है
तो वो क्या है हमारा जनरल डाइस, वो क्या है हमारा जनरल डाइस। तो मैं कह सकता हूँ इफ सम ऑफ एनी टू फेसिस इज इक्वल टू 7 देन इट इज़ अ जनरल डाइस। तो वो क्या है हमारा जनरल डाइस। तो इसको समझा कैसे जाए, ठीक है, कैसे हमें पता लगे जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का। अगर मैं किसी भी दो फेसिस का सम करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 4 और 2 का सम, ठीक है, मैंने लिखा 4 + 2, तो ये क्या है यहाँ पे 7 तो सम नहीं आया पर 6 सम आया यहाँ पे, ठीक। मैं 2 और 3 का सम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 3, इसका सम हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब 4 और 3 का जब मैं सम करूँगा, 4 और 3 का जब मैं यहाँ पे सम करूँगा तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 7, ठीक है। 4 और 2 का 6 बना, 2 और 3 का 5 बना, और 4 और 3 का क्या बना 7 बना। तो किसी भी दो साइड का सम अगर 7 बन रहा है, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो वो डाइस क्या है, वो डाइस है एक जनरल डाइस। वो क्या है, एक जनरल डाइस, ठीक है। वो जनरल डाइस की पहचान है, वो जनरल डाइस की पहचान है। स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है इफ़ सम ऑफ एनी फेसिस, एनी टू फेसिस इज़ नॉट इक्वल टू 7, अगर उन दोनों साइड का, किसी भी दो साइड का अगर सम 7 के इक्वल नहीं है, तो वो डाइस मेरा क्या होगा, वो डाइस होगा मेरा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस का क्या फ़र्क है, कैसे इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्या हमें पता लगता है। अगर हम इसके सम को ही देखना चाहें, अगर मैं इन दो फेसिस का सम करूं, ठीक है, इन दो फेसिस का सम करूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 + 1 बनेगा 5, ठीक है। नेक्स्ट टू फेसिस का अगर मैं सम करूं, तो यहाँ पे सम कितना क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सम क्रिएट हो रहा है 5 + 1 = 6। इसके बाद जो बाकी की दो फेसिस हमें दिख रही है 4 और 5, अगर मैं इसका सम करूँ यहाँ पे, तो 4 और 5 यहाँ पे मेरे पास कितना क्रिएट कर रहे हैं 9। तो किसी भी साइड का सम यहाँ पे मेरा 7 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये 7 नहीं है, ये तो मेरी किसकी पहचान है, ये है मेरी स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। इसी पहचान के ऊपर, इसी चीज़ को आप अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का फ़र्क क्या है, तो आपके लिए डाइस के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाले, ठीक है। क्वेश्चंस आपके लिए ये चुटकी बजाते ही सॉल्व होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो जनरली मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, छोटी सी यहाँ पे मैं समराइज़ कर रहा हूँ इस पूरी चीज़ को जितना मैंने यहाँ पे बोला है। जनरल डाइस की पहचान क्या है, अगर किसी भी दो फेसिस का सम अगर मेरा 7 बन रहा है, तो वो क्या है, एक जनरल डाइस है, वो क्या है, एक जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो फेसिस का, कोई भी दो फेसिस का अगर सम 7 नहीं बन रहा है, तो वो क्या है, मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, यही इसकी पहचान है। होपफुली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब डाइस की जब हमने बात की जनरल और स्टैंडर्ड की, तो क्वेश्चंस तो डाइस पे ही बन रहे हैं। आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, वो देखने को मिलते हैं कि वो बोलता है कि एक ही डाइस को 2 बार फेंक दिया, ठीक है, एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया, एक ही डाइस को 3 बार थ्रो किया, एक ही डाइस को 4 बार थ्रो किया। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी हमें वहाँ पे दिखती है। अब अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखा के वो हमें पूछने की कोशिश करता है कि इसमें से कौन से फेस का अपोजिट फेस क्या होगा। किसी भी फेस का, किन्हीं भी फेस का पूछ लेगा कि 3 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। कोई एक नंबर पर्टिकुलर देने के बाद हमें पूछेगा उसका अपोजिट फिगर क्या है, ठीक है। तो अपोजिट फिगर निकालने का क्या तरीका है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में, आप देखिएगा। डाइस को कितनी भी बार थ्रो किया जाए, सिंगल टाइम थ्रो किया जाए, 2 टाइम थ्रो किया जाए, 3 टाइम थ्रो किया जाए, 5 टाइम थ्रो किया जाए, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट है वो इजी ही रहेगा, अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि जब हमसे पूछा जाए जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में कि इनकी किसी भी नंबर का, किसी भी फेस का अपोजिट अगर हमने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वो होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या क्या होता है आप देखिएगा।
किसी भी फिगर के अपोजिट फिगर को देखने का क्या तरीका होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी फेस का, किसी भी दो फेसेस का सम अगर 7 नहीं बन रहा है तो वो क्या है, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, वो क्या है, स्टैंडर्डाइज। जो हम हमारे घर पे छोटे होते हम गेम खेलते थे, क्या हम खेलते थे, लूडो, है ना, लूडो खेलते थे। आजकल भी ये चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है लूडो। तो जो हम लूडो खेलते थे घर में, तो उसमें एक डाइस यूज़ करते थे। तो वहाँ पे जो हमारा डाइस यूज़ होता था, वो डाइस कौन सा होता था, वो हमारा स्टैंडर्डाइज होता था। ठीक है, वो हमारा स्टैंडर्डाइज होता था। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फेसेस ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 4, 5, देन मैंने लिया 4 एंड देन मैंने लिया यहाँ पे क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, यहाँ पे 2 ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए। ठीक है, हम इसको इस हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं, 5, 4, 1। ठीक है, पहले तो देखते हैं क्या ये स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब है किसी भी दो फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो 5 + 4 यहाँ पे मेरा कितना क्रिएट कर रहा है, 9 क्रिएट कर रहा है। उसके बाद 4 और 1 का मैंने जब सम देखा तो 4 और 1 यहाँ पे क्या बना रहे हैं मेरे लिए, 4 और 1 यहाँ पे बना रहे हैं 5। ठीक है, उसके बाद 5 और 1 का जब मैंने यहाँ पे देखा तो 5 और 1 यहाँ पे सम कितना क्रिएट कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं 7। तो किसी भी फेस का सम 7 के बराबर नहीं है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, जो भी फिगर, ठीक है, जो भी फिगर अपोजिट होती हैं, अपोजिट फिगर आपस में मिलके सम कितना बनाती है, 7 बनाती है। ठीक है, अपोजिट फेसेस, अपोजिट जो फेसेस होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज में, जो हम घर पे लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है, उनका जो सम होता है, अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 के बराबर होता है। अपोजिट फेसेस का 7 के बराबर होता है। अगर आप देखना चाहे तो आज ही अपनी लूडो देखिएगा। जब आप देखोगे कि 6 ऊपर है, अगर आप डाइस थ्रो करोगे, कोई भी ऊपर फिगर आती है जो आपको दिखती है, अगर वहाँ पे 6 दिख रहा है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। अगर आपको 5 दिख रहा है उसके अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। अगर आपको 3 दिख रहा है उसके अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। तो स्टैंडर्डाइज जो हम अपने खेल में यूज़ करते हैं उनमें दो अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है मेरे भाई, 7 होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि 5 के अपोजिट क्या होगा स्टैंडर्डाइज में, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो वहाँ पे होगा उसके अपोजिट 2, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7। अगर मैं आपसे पूछूं 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो उसके अपोजिट में होगा 3, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7। अगर मैं आपसे पूछूं 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इसके अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। तो स्टैंडर्डाइज की यही पहचान है कि एक तो उसका दो फेसेस का सम 7 के इक्वल ना हो, प्लस जो अपोजिट फिगर है उसका सम हमेशा 7 रहेगा। ठीक है, उसका सम हमेशा 7 रहेगा। तो अगर हमें स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन दिखा के पूछ लेता है तो वहाँ पे वो चुटकियों में होगा। हमसे पूछता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे 2 होता है। आपसे पूछेगा 4 के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे 3 होता है। 6 के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है। तो स्टैंडर्डाइज की यही डेफिनेशन है कि अपोजिट डाइस का, अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। क्लियर आपको ये बात? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है जनरल डाइस, कि जनरल डाइस में अपोजिट फेसेस को कैसे समझा जाए। ठीक है, अपोजिट फेसेस को कैसे समझाए, तो इसमें दो तरीके से हम समझते हैं अपोजिट फेसेस को। पहली टाइप होगी जब सिंगल डिजिट क्या होगा, सिंगल नंबर सेम होगा डबल थ्रो पे या जितने भी थ्रो हों, सिंगल नंबर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सिंगल नंबर सेम होगा 2 थ्रो के ऊपर। ठीक है, अगर मैं दो डाइस की आपस में बात करता हूँ, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सिंगल नंबर जब दोनों डाइस पे सेम होगा तो उस केसेस में मेरा अपोजिट नंबर्स कैसे निकलेंगे, और अगर दो फेसेस के नंबर दोनों डाइस पे सेम है तो उसमें कैसे होगा, आप देखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाली एग्जांपल लूँ जिसमें 4, 5, 3 और 6, 2, 3, अगर ये दो डाइस मैं देखूं तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, 3 मेरा कॉमन है। 3 यहाँ पे क्या है, मेरा कॉमन है। अब मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि हर एक नंबर के अपोजिट में क्या होगा, वो मैं कैसे फिगर आउट करूँ। तो जो भी फेस अगर सिंगल डिजिट हमारा सेम बन रहा है दो डाइस में, तो आप क्या करेंगे, उस सिंगल डिजिट को जो कि सेम है उसको पिक करेंगे और उसके हिसाब से क्लॉकवाइज जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं उसको घुमा दोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं 3 के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, एंड देन अगर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो इसी हिसाब से मैंने इसको घुमाना है। अगर मैं देखूं 3 मेरा क्या था, सेम डिजिट था। इसके बाद ओके, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ना, यहाँ पे इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 जब कॉमन है तो 3 के साथ मैं क्लॉकवाइज करूँगा, तो 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब दूसरे डाइस में भी क्या करना है, मैंने सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 3 के बाद अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो पहले क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद दोबारा से क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने 3 के साथ इसको दोबारा क्लॉकवाइज घुमाया तो उसके बाद आया 6 और उसके बाद आया 2, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें क्या डिफ़ाइन कर रही है क्लॉकवाइज घुमाने से, तो यहाँ पे ये इतनी सी चीज़ डिफ़ाइन कर रही है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 6, 4 के अपोजिट क्या क्रिएट होगा, 2। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जब सिंगल डिजिट सेम होगा दोनों डाइस में, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें वो उसकी रोटेशन करने से क्या मिलेगा, कौन सा नंबर क्या होगा उसके अपोजिट होगा। जैसे 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अब हम कहेंगे क्या सर 3 के अपोजिट 3 ही होगा, तो कोई भी नंबर अपने अपोजिट तो भाई कभी भी नहीं हो सकता, तो अपने अपोजिट नहीं हो सकता। तो सर अब हम क्या करें, आप बस इतना कीजिए, जो भी नंबर यहाँ पे रिमेनिंग रह गया उसको लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 1, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या है, अब दोनों बार हमें 3 दिख रहा है तो उसका अपोजिट तो कभी भी नहीं दिखेगा, तो इसका अपोजिट जो हमें कभी नहीं दिख रहा वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइस पे हमें विजिबल ही नहीं है। तो 1 क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो सिंगल डिजिट है उसको पिक करना है और वहाँ से क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट कर देनी है 5, और उसके बाद आप जो भी नंबर एक दूसरे के सामने देखेंगे वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। आप कहोगे क्या क्या सर क्लॉकवाइज ही होगा, तो नहीं, क्लॉकवाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कर सकते हैं, पर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सेम होगा कि आप दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज ही करें, दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज ही करें। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज किया था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज करके देख लेते हैं। तो उस केस में हमारा क्या बनेगा, हमने 3 से स्टार्ट किया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 5 आया, और दूसरे डाइस में भी हम सेम करेंगे, इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आया, ओके, यहाँ पे 3 आया, उसके बाद मेरा क्या आया, 2 आया, और उसके बाद 6 आया। ये मुझे बता रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा, और 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो विजिबल नहीं है, जो कि क्या 1। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। पर आप ये गलती मत कीजिएगा, एक साइड क्लॉकवाइज कर रहे हैं और दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। कोई भी मेथड पिक कीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसको दोनों डाइस पे सेम तरीके से लगाइए, ठीक है, सेम टाइप से। तो ये बात हुई जब 2 डाइस पे सिंगल डिजिट सेम होगा, पर हमेशा तो ये नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 फेसेस के 2 नंबर सेम आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे आप देखिएगा, वहाँ पे अपोजिट फेस कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 5, यहाँ मैंने 1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम एक और नंबर ले लेते हैं 3, 1, एंड देन कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या, 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हम सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें दिखती है। इन्हीं 2 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये दूसरी टाइप हमें क्या कहती है, इफ़ देयर आर 2 कॉमन नंबर विजिबल ऑन बोथ डाइस, कि दोनों के दोनों डाइस पे क्या हो, 2 कॉमन नंबर हमें हर बार दिख रहे हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जो चीज़ रिपीट हो रही है उस चीज़ को क्या करना है, ऐसे काट देना है। क्या कर देना है, ऐसे काट देना है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर दिखेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, हमें 2 दिखेगा। अगर वो हमसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हम सिर्फ इतना ही आंसर कर सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अगर हमसे ये पूछ लेता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप देखिएगा जो भी हमें फेसेस हमारे सामने विजिबल होती हैं वो कभी भी उन नंबर के अपोजिट में नहीं आती। तो पहली बात, 3 के अपोजिट में 3 खुद तो नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता। अब 2 और 1 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। अब 5 तो 2 के अपोजिट है, तो यहाँ पे 5 भी नहीं होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा। 2 गया, 1 गया, 5 गया, ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे, 3 के अपोजिट में तो नहीं होंगे। अब बचे हुए नंबर क्या रह गए, यहाँ पे बचे हुए नंबर रह गए हमारे 4 और 6। क्या रह गए, 4 और 6। अगर मुझसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट मेरा कौन सा नंबर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये दोनों ऑप्शन हमें दे देता है 4 और 6 एग्जाम में, तो हम कहेंगे बोथ 4 और 6 इनमें से कोई भी हो सकता है, या आइदर 4 और 6 कोई भी हो सकता है। बाई चांस वो हमें ऑप्शन में ही सिर्फ एक नंबर शो करता है, हमें 4 शो ही ना करे, तो उस केस में हम एग्जैक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं 6, ठीक है, उस केस में हम कर सकते हैं 6। अब अगर हम कहें कि 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि सर 1 के अपोजिट में खुद 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब 1 के साथ 2 भी दिख रहा है हमें, यहाँ पे 3 भी दिख रहा है और हमें 5 भी दिख रहा है, तो ये भी नंबर क्या है, इसके अपोजिट तो नहीं होंगे। 1 के अपोजिट में वो नंबर तो होंगे नहीं जो डाइस पे सामने हमें दिख रहे हैं, ठीक है, सामने दिख रहे हैं। तो 1 के साथ 5, 3 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, तो बचे हुए नंबर यहाँ पे क्या रह गए, यहाँ पे बचे हुए नंबर क्या रह गए, 4 और 6। इस केस में भी नंबर क्या रह गए, 4 और 6। तो मैं कह सकता हूँ 1 के अपोजिट में या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। अगर 1 के अपोजिट में 4 है तो 3 के अपोजिट में 6 होगा, 1 के अपोजिट में 6 है तो 3 के अपोजिट में 4 होगा, ठीक है। तो ये है इसका कंसेप्ट। इसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूँ 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 के अपोजिट में भी क्या होगा, 1 तो नहीं होगा, खुद 2 भी नहीं होगा, कोई भी नंबर अपने अपोजिट में तो कैसे ही हो सकता है, वहाँ पे 3 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। तो बची हुई पॉसिबिलिटी आंसर होगा 4 या 6। तो यही पॉसिबिलिटी हमें हमारे आंसर की तरफ लेगी। तो ये वो टाइप है जो हमें ये बताएगी अगर 2 नंबर कॉमन है तो अपोजिट फेस कैसे फाइंड आउट की जाए, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट डाइस की तरफ, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जहाँ पे सम 7 के इक्वल नहीं होता, और जो हमारा जनरल डाइस होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने करनी है वो आप देखिएगा। जनरल डाइस में क्या होगा, सम हमारा 7 के इक्वल होगा, क्लियर है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। अब होगा कलर इन डाइस कैसे होगा, कलर इन डाइस में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने एक चीज़ बताई थी पीछे आपको अभी, वहाँ पे मैंने बात की है जनरल डाइस की, और मैंने कहीं पे भी सम 7 नहीं लिया, ठीक है, कहीं पे भी सम 7 नहीं लिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे गलती की गई है, सिर्फ मैं आपको चीज़ समझाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। वैसे ये जनरल डाइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 या 4 मुझे लेना चाहिए था, ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिया। मैं आपको जनरली यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता था, तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर वो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं किसी भी एक फेस को। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है, अरे भाई चलो, ठीक है। 5 के साथ मैं 4 लिख देता तो वहाँ पे भी क्या हो जाता, सेम बात हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया है कि आपने करना क्या है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारी, ओके। अब देखिएगा कि क्वेश्चंस तो कलर पे भी बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन तो कलर पे भी बनते हैं। तो कलर पे क्या चीज़ होगी, अब आप वो देखिएगा कि कलर जब हम देखेंगे तो क्या करना है। तो कलर में तो कोई चीज़ जो हमें आंसर दिखता है वो फिक्स टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड बात नहीं आती है। तो अगर मैं कलर के हिसाब से आपको समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक कलर यहाँ पे ले लिया ग्रे, सपोज़ यहाँ पे ग्रे विजिबल है, यहाँ पे ऑरेंज विजिबल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, वाइट विजिबल है, क्या है, वाइट विजिबल है। और दूसरे ही फेस पे क्या है, हमें ग्रे विजिबल है, ठीक है, ग्रे विजिबल है, और हमारा क्या है, वाइट विजिबल है, और हम दूसरा कोई भी कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ब्राउन विजिबल है, ठीक है, ब्राउन विजिबल है। ऐसे केस में हम क्या करें, जब हमें 2 तरह के क्या दिखें, कलर कॉमन दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं जो भी 2 कॉमन फेसेस है हम उसे क्या करेंगे, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। वाइट और ग्रे क्या है, दोनों में कॉमन है, तो वाइट और ग्रे को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा। अब बची हुई चीज़ जो भी यहाँ पे निकलेगी, जैसे मैंने बोला ऑरेंज, तो ऑरेंज के अपोजिट में क्या कलर होगा, जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है वो क्या है, ब्राउन, वो क्या है, ब्राउन, ठीक है। हम ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइस में किया था। और भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं किसी फिक्स वे में आंसर करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोई भी कर दूँ कलर, ये रेड कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ पिंक, और यहाँ पे लिख दूँ वायलेट, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ वायलेट।
अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी कलर पिंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब इस केस में क्या करें सर, जब भी हमारा क्या हो, सिंगल कलर सेम हो, तो आप वहाँ पे वही चीज़ करोगे जो हमने पहले डाइस में की थी। उस कलर के साथ क्या करोगे, जो भी हमारा कॉमन है उसके साथ आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर दोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर दोगे। तो मैंने कहा पिंक की जब बात करी तो पिंक के बाद क्या आया ब्लू, ब्लू के बाद क्या आया मेरा ग्रीन। ठीक है, अब इस डाइस में जो हमारा फर्स्ट डाइस था यहाँ पे भी मैंने पिंक के साथ क्लॉकवाइज मूवमेंट कर दी, तो पिंक के बाद मेरा यहाँ पे क्या आया, वाइट आया, और वाइट के साथ मेरा क्या आया, रेड आया। तो इस केस में जब सिंगल होगा तब मैं क्या आंसर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि ब्लू के अपोजिट में वाइट होगा, ग्रीन के अपोजिट में रेड होगा, पर पिंक के अपोजिट में मैं कोई कलर नहीं बता सकता, क्योंकि दूसरा फेस तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो नंबर वाला सिस्टम तो है नहीं कि 1 2 3 4 5 6 वाला ही पैटर्न होगा, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो सकता है। तो दो के केसेस में हम सिर्फ एक कलर का डिफाइन कर सकते हैं, और सिंगल कलर के केसेस में हम सिर्फ 2 कलर का डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आंसर पूछा जाए उस हिसाब से आप कलर के हिसाब से आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हमने जो भी डाइस का कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे पहले कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। अभी जो भी मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझाया है उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बेसिस पे, यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप यहाँ पे कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे पूछा गया है, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, टू पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो। अब एक क्यूब की 2 पोजीशन हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हेन दी नंबर 4 विल बी एट दी टॉप। अगर कोई भी नंबर 4 हमारा टॉप पे होगा देन विच नंबर विल बी एट दी बॉटम। मतलब अगर टॉप हमारा 4 पे हमारा टॉप पे है तो बॉटम पे हमारा क्या नंबर होगा। तो पहले तो देखिए कि क्या ये एक स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। तो किसी भी 2 फेसेस का सम हमारा यहाँ पे 7 नहीं बन रहा है, तो 7 नहीं बन रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस के केस में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें क्या होता है, या तो 1 नंबर कॉमन होगा या 2 नंबर कॉमन होंगे। यहाँ पे आप देखिए कि आपका कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगल नंबर है, सिंगल डॉट है जो हमारी कॉमन आ रही है। तो आप सिंगल डॉट से क्या कीजिए, इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए, इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखोगे कि सिंगल डॉट के बाद क्या बना, 3 आया, और 3 के बाद क्या आया, 5 आया। अब सेम फर्स्ट डाइस के साथ कीजिएगा, 1 के बाद क्या कीजिएगा, जो कॉमन फेस है उसके साथ क्लॉकवाइज मूवमेंट कर दीजिएगा। तो 1 के बाद क्या आया मेरा, यहाँ पे 4 आया, और उसके बाद क्या आया, 2 आया। ठीक है, उसके बाद आया 2। अब मैं कहूँगा कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा, और 1 के अपोजिट में क्या होगा मेरे भाई, 1 के अपोजिट में वो डॉट होगा जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, जो कि क्या हो सकता है, मेरा 6 हो सकता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, अगर 4 टॉप बॉटम, 4 हमारा क्या है, बॉटम पे है, तो टॉप पे क्या होगा, तो टॉप पे भाई 4 के अपोजिट में मेरा 3 होगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन को करना है। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सिंगल डॉट मैंने देखा ये पहले तो स्टैंडर्ड है या जनरल, ये जनरल डाइस था, तो मैंने देखा क्या 1 नंबर कॉमन आ रहा है या 2 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक 1 वाला जो डॉट था, वो 1 जो था वो कॉमन था, तो उसके साथ मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो उसकी वजह से मुझे इनके अपोजिट नंबर पूछे मिल गए। तो जो रिमेनिंग नंबर था उसके अपोजिट में वो नंबर होगा जो विजिबल नहीं है। तो हमसे 4 का पूछा गया था तो 4 का 3 अपोजिट है, 5 का पूछा जाता तो 2 अपोजिट होता, 1 का पूछा जाता तो 6 अपोजिट होता। क्लियर है आप सबको ये? ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है मेरे भाई, हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेसेस अपोजिट द वन विद 3 डॉट्स। मतलब 3 डॉट्स, जो भी यहाँ पे 3 डॉट्स हमें दिखाए गए हैं, उन 3 डॉट्स के अपोजिट में कौन सा डॉट होगा, कौन सा डॉट होगा। पहले तो आप ये देखिए स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, ठीक है, कुछ भी देखिए। अगर आप इसको करना चाहते हैं, आपने निकालना है कि 3 डॉट जहाँ पे भी दिए गए हैं उसके अपोजिट में क्या है। आप देखिए 3 डॉट के साथ कोई ऐसा डाइस है, यहाँ पे कोई भी ऐसा डाइस है क्या जिसमें क्या हो, 3 के साथ एक 3 के साथ साथ 2 नंबर कॉमन आ रहे हो। जैसे यहाँ पे 3 में क्या है, 2 और 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में क्या है, 1 और क्या है, 4 है। अब यहाँ पे 3 के साथ क्या है, 4 और 6 है, ठीक है, 4 और 6 है। तो
अगर मुझे 3 का अपोजिट ही निकालना है तो मैं ये देख लूँ पहले तो कि क्या 3 के साथ साथ कोई 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कि कॉमन हो। तो 2 नंबर तो यहाँ पे कॉमन आ नहीं रहे, तो हम क्या करें, तो आप कोई भी एक डाइस पिक कर लीजिए जहाँ पे सिंगल हमारा क्या हो, 3 को छोड़ के बाकी नंबर हमारे क्या हो, कॉमन हो, बाकी नंबर कॉमन हो। तो पहले 2 डाइस अगर मैं देखूँ तो 3 को छोड़ के क्या है यहाँ पे 4 क्या है हमारा 3, और उसके बाद क्या है 1 और 4, ठीक है 3 और 4। पहले 2 डाइस में हम 3 और 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं, पर उससे हमारे 3 का अपोजिट नहीं निकलेगा। इन 2 डाइस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 के सिवा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 हमारा कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है। अगर थर्ड और फोर्थ में देखूँ तो यहाँ पे मैं 3 और 1 को क्या कर सकता हूँ, 3 2 1, यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो इनके साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ईजीएस्ट वे में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सेकंड और थर्ड डाइस को यहाँ पे पिक कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड डाइस को अगर मैं पिक करूँ तो यहाँ पे मुझे पता है कि 3 को छोड़ के यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है। तो 4 के साथ मैं क्या करूँ, इसको क्या करूँ, सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट कर दूँ। तो 4 1 एंड देन क्या आएगा 3 आएगा। अब इसमें भी मैंने क्या किया, 4 के साथ सर्कुलर मूवमेंट की, तो यहाँ पे आया 6 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, और दोबारा से क्या आएगा 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 1 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 5 है। 4 के अपोजिट क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं है, जो कि क्या है 2, ठीक है। तो मैंने निकालना था कि 3 डॉट के अपोजिट में कौन सा डॉट होगा, तो 5 डॉट होगा। आप देखिएगा 5 डॉट के साथ यहाँ पे कोई ऐसी डाइस नहीं है जिसमें 3 विजिबल होगा। वो इसीलिए है क्योंकि 3 क्या है 5 का अपोजिट है, 3 क्या 5 का अपोजिट है। तो इस केस में मेरा राइट आंसर क्या होगा, 3 का डॉट का अपोजिट होगा 5 डॉट, ऑप्शन नंबर सी। बस आपने अगर 4 बारी एक डाइस को थ्रो किया गया है तो आप उनमें से कोई भी 2 चीज़ें निकाल लीजिएगा। सपोज़ 3 के साथ कोई 2 डाइस में मुझे 4 2 कॉमन दिख जाता, तो इन 4 के साथ मैं इनको कैंसल आउट करके 3 के अपोजिट भी मेरा नंबर निकल सकता था, ठीक है। पर ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था, तो मैंने एक सिंगल कॉमन पॉइंट निकाला, उसको पिक किया और उसके साथ मैंने उसके अपोजिट फिगर फाइंड आउट कर ली। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप इसको अब खुद भी कर सकते हैं। मैं समझ चुका हूँ कि अब तक आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद भी करके अब जल्दी से आंसर कीजिएगा। यहाँ पे पूछा है वट नंबर इज़ अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट में क्या है, आपको पता है कि 5 यहाँ पे अवेलेबल है, 5 यहाँ पे अवेलेबल है, 5 एक और जगह भी अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ क्या, पहली चीज़ आप देखिएगा, क्या 5 के साथ साथ किसी 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं? अगर आ रहे होंगे तो ईजिली आंसर निकल जाएगा। 5 के साथ 6 2 है, इसमें यहाँ पे 5 के साथ 3 2 है, यहाँ पे 5 के साथ 1 3 है। क्या ऐसा है 5 के साथ 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं? तो नहीं आ रहे। 5 3 कॉमन आ रहा है, इससे क्या निकलेगा 2 का अपोजिट निकलेगा, पर मुझे क्या निकालना है 5 का अपोजिट। तो इस प्रोसीजर को तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब मैं देखूँगा यहाँ पे क्या सेकेंड चीज़, कि क्या कहीं पे भी 5 के साथ साथ 5 जहाँ पे 5 फेज शो हो रहा है, क्या वहाँ पे सिंगल नंबर क्या कॉमन आ रहा है, कोई एक नंबर कॉमन आ रहा है हमारा? तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, 5 के साथ 6 2 है, यहाँ पे 5 के साथ 3 2 है, इसके साथ भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैं कोई भी डाइस पिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके 5 2 5 1 3, तो मैं ये नहीं कर सकता, 1 6 4 ये भी नहीं हो सकता, ओके। तो मैं इन 2 डाइस को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 के अपोजिट मुझे निकालना है। यहाँ पे मैंने देखा कि 6 और 6 कॉमन है, मुझे सर्कुलर मूवमेंट करनी आसान होगी। तो मैंने देखा सर्कुलर के साथ बी वाले ऑप्शन में मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट करी। तो 6 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया 1, ठीक है, उसके बाद आया 1। और सी वाली डाइस में भी मैंने ऐसा ही किया, 6 के साथ सर्कुलर मूवमेंट की, तो क्या मिला मुझे, पहले मुझे मिला 5 और उसके बाद मुझे मिला 2। तो 4 के अपोजिट में क्या 5, 1 के अपोजिट में क्या आएगा 2, और 6 के अपोजिट में वो नंबर आएगा जो हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है, जो कि क्या है 3, ठीक है। 6 के अपोजिट में क्या निकल आएगा 3। तो मैंने देखा मुझे निकालना क्या था कि 5 के अपोजिट में क्या है, मुझे तो निकालना है 5 के अपोजिट में क्या है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है 5 के अपोजिट में 4 है, तो जो भी ऑप्शन में मेरा 4 आंसर होगा, 5 के अपोजिट वाला, वो मेरा आंसर होगा 4, ठीक है। तो 4 क्या है यहाँ पे मेरा राइट आंसर है। क्लियर है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा,
क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था बोनस क्वेश्चन होगा। क्यों बोनस होगा? क्योंकि जब आपको अंडरस्टैंडिंग है वो बोनस ही होता है। आप इजीली इसको सेकंड्स में करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस। आपको ये भी कह सकता है कि 4 थ्रो शो किए गए हैं, या कह सकता है कि 4 पोजीशन एक ही डाइस की हमें यहाँ पे दिखाई गई है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ शोइंग 4। मतलब मुझे क्या निकालना है, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, मुझे यही निकालना है। तो हम देखते हैं, पहली चीज़ मुझे देखनी है क्या 4 के साथ साथ कहीं पे भी 2 नंबर कॉमन है, कि 4 तो विजिबल हो ही हो, क्या उसके साथ 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो पहले डाइस यहाँ पे मैंने देखा 4 के साथ 2 1 है, क्या कहीं और 2 1 हुआ तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 5 है, 6 5 3 है और 6 1 5 है, तो भाई यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, किसी भी 2 डाइस को पिक कर लूँ, मैं इन 2 डाइस को भी पिक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि क्या है, 5 है। या मैं क्या कर सकता हूँ, इन 2 डाइस को भी पिक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही नंबर कॉमन है जो कि क्या 1। आप कोई भी पिक कर लीजिए, मैं इस 2 डाइस को पिक करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरा जो नंबर 5 है वो कॉमन है, 5 नंबर कॉमन है, तो इसके साथ मैंने क्या किया, सर्कुलर मूवमेंट की स्टार्टिंग में। तो 5 के बाद क्या आया, यहाँ पे 1 आया, और उसके बाद 1 के बाद क्या आया, 6 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी मुझे सर्कुलर ही मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 2। तो 1 के अपोजिट में तो मेरे भाई क्या है, 3 है, 6 के अपोजिट में क्या है, 2 है। अब 5 के अपोजिट में 5 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे वो नंबर विजिबल होगा जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, जो कि क्या होगा, 4, ठीक है। तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा, नंबर 4 आएगा। तो अगर मुझसे पूछा 4 के अपोजिट में क्या है, तो नंबर 5 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आपको, समझ में आ रही है ना चीज़ें? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या हमारा जो भी होगा कंसेप्ट अगला। ओके, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग नंबर 1। 1 के अपोजिट में क्या है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 कहाँ पे है, पहले तो इसको थोड़ा सा ब्लर है ना, थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये है 1 2 4, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 1, एंड देन मुझे दिख रहा है 5। यहाँ पे जो चीज़ विजिबल है वो है 3 5 एंड 2। मुझे यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर देखना है। अगर मुझे 1 के ही अपोजिट निकालना है तो मैं देखूंगा क्या 1 के साथ साथ कोई 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं किसी डाइस में, तो ये एलिमिनेट होके वो 1 का अपोजिट नंबर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 के साथ कोई ऐसा मैं देख लूँगा जो कॉमन है। पहले डाइस में 2 3 5, दूसरे में है 1 2 4, और नेक्स्ट वाले में है, थर्ड में है 6 1 5। तो यहाँ पे है 6 1 5। कोई भी 2 डाइस आप पिक कर लीजिए। अगर इसको पिक करेंगे तो यहाँ पे कॉमन होगा 2, अगर 2 और थर्ड को पिक करेंगे तो यहाँ पे कॉमन होगा हमारा क्या होगा, 1। फर्स्ट और थर्ड को पिक करोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा हमारा, यहाँ पे कॉमन होगा 5, ठीक है। कोई भी पिक कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या था, फर्स्ट और सेकंड में था हमारा 2, और इसमें कॉमन था हमारा 1, ठीक है। कोई भी पिक कर लीजिए। मैं 1 और 2 को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 2 कॉमन है, 2 को लिख लीजिए यहाँ पे आप साइड में। अब 2 के साथ सर्कुलर मूवमेंट कीजिए फर्स्ट में, तो 2 के बाद क्या आया, 3 आया, और 3 के बाद क्या आया, यहाँ पे 5 आया, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट डाइज में 2 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मैंने 2 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, और उसके बाद क्या लिखा, 1 लिखा। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट तो 4 आ रहा है, 5 के अपोजिट 1 आ रहा है, ठीक है। अब 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, जो कि क्या है, यहाँ पे 6 है। पर मुझे निकालना था 1 के अपोजिट में क्या है, तो 1 के अपोजिट में ये निकल गया 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा डी होगा, मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 5 होगा 1 के अपोजिट। क्लियर है आपको ये बात? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन आप कलर वाला भी कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेफर टू द फॉलोइंग 4 पोजीशन ऑफ द डाइस, ठीक है। फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट टू द फेस ग्रे, जो कि क्या है, ग्रे के अपोजिट में है। अब ग्रे के अपोजिट में निकालना है, तो मैं देखता हूँ पहले में ग्रीन पिंक और ग्रे है, ठीक है। अगले में क्या है, पिंक ग्रे और ब्राउन है। अब पहले 2 डाइस में क्या हो रहा है, ग्रे और पिंक तो कॉमन हो रहा है, यहाँ पे तो ग्रीन के अपोजिट ब्राउन आएगा, पर मुझे क्या निकालना है, ग्रे के अपोजिट निकालना है। तो देख लेते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, पर्पल ग्रीन और ग्रे आ रहा है, ठीक है, ग्रे ग्रीन पर्पल।
और यहाँ पे क्या है, ग्रे, ब्राउन और पिंक आ रहा है, तो यहाँ से तो मेरा ग्रे के साथ कुछ निकलेगा नहीं, ईजिली नहीं निकलेगा, पर आगे देख लेते हैं। कॉमन ग्रे है, तो ग्रे और ग्रे से सर्कुलर मूवमेंट कराऊंगा तो ग्रे का अपोजिट तो पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर करूँगा तो ग्रे, ग्रीन और पर्पल यहाँ पे यूज़ हुआ है, पर्पल, ग्रीन और गोल्डन यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे इन दो फिगर से मैं चीज़ों को ईजिली कर सकता हूँ। मुझे पता है क्या, यहाँ पे पर्पल और ग्रीन 2 बार यूज़ हुआ है, तो इन दोनों को तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ, पर्पल और ग्रीन को। बची हुई चीज़ क्या है, ग्रे, तो ग्रे के अपोजिट में वही कलर होगा जो यहाँ पे विजिबल है, जो कि क्या होगा यहाँ पे मेरा गोल्डन, जो कि क्या होगा गोल्डन। तो गोल्डन कलर ग्रे के अपोजिट में है, तो आंसर मेरा क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कलर के बेसिस पे क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे, बिल्कुल इतने ही ईजी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, मेरे साथ कंसेप्ट को सीखिए और फिक्र बिल्कुल मत करना, बहुत ईजीली होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब तक जो चीज़ें हमने डिस्कस किया है वो किया है सिंपल डाइस, उसमें स्टैंडर्ड और जनरल डाइस हमने देखा, फिर कलर वाला डाइस देखा हमने। अब आता है ओपन डाइस। ओपन डाइस की फिगर कुछ इस हिसाब से होती है कि वो हमें क्या होता है, वो हमें कुछ इस हिसाब से नहीं दिखता। ठीक है, वो हमें कुछ इस हिसाब से नहीं दिखता। ओके, एक तो यार ये ड्रॉ करना मुश्किल है, इसीलिए मैं ना यहाँ पे फिगर लेके आया था ऑलरेडी। ठीक, तो ये कुछ इस हिसाब से ड्रॉ हो सकता है, करके देखते हैं। और ये बन गया, ओ वाह, वेरी गुड। तो जो सिंपल डाइस होता है वो होता है बिल्कुल ऐसा। अब इसी डाइस को अगर मैं खोल दूं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, तो इसका क्या होता है, एक तो बेस होता है जैसे बॉटम दिया, अब उसके बाद कुछ पोजीशंस होती हैं जो कि क्या होती हैं, इनको पिक करने के बाद क्या आती हैं, उनके अपोजिट में आती हैं। जैसे इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करूं तो ये पोजीशन क्या होगी, कुछ इस हिसाब से शो होगी। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। अब इसके बाद क्या है, ये वाली फिगर कुछ इस हिसाब से शो होगी। इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 लिख के। ठीक है, 1 2 3 4 लिख के। अब इसी के साथ अब हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इसमें चीज़ें फेसिस जो हैं वो अपोजिट कैसे पता चले, फेसिस अपोजिट कैसे पता चले। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ शो करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये आया कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे कुछ फेसिस बनेंगी। ठीक है, ये कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे एक ये फेस ले लेते हैं हम, कुछ इस हिसाब से हमने डाइस को ओपन कर लिया। यहाँ पे कितनी फेसिस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, एक और फेस यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, ये ओपन डाइस है, ये एक तरह का क्या है, ओपन डाइस है। यहाँ पे मैं नंबरिंग ले लेता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैंने लिया 2 4 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 5 ये लिख दिया, 7, कोई 7 तो नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, बची हुई 6 है और बचा हुआ क्या है 1 है। अब ये हमारा क्या है, एक तरह का ओपन डाइस है। हमें क्वेश्चन आएगा ओपन डाइस के हिसाब से। अब यहाँ पे भी क्या पूछेगा, अपोजिट फेस पूछेगा। अब अपोजिट फेस कैसे निकालने हैं, पहले तो हमें ओपन डाइस को क्लोज पोजीशन में बनाना होगा, जिससे हमें ये पता चले इसके हर नंबर के अपोजिट में क्या है, हर नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर बनेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने क्या निकालने हैं, अपोजिट फेसेस निकालने हैं। अगर हमने क्या करने हैं, अपोजिट फेसेस निकालने हैं, तो पहला पॉइंट होगा कि जो भी हम नंबर पिक कर रहे हैं उसका अपोजिट क्या होगा, उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन होगी, ऑल्टरनेट पोजीशन होगी। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट फेसेस नहीं बनेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट फेसेस नहीं बनेंगे। कैसे, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या आप देखिएगा, मैंने आपको कहा क्या, ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर पिक किया 2 के अपोजिट में क्या होगा, 1 छोड़ के जो ऑल्टरनेट है 5, 2 के अपोजिट में मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 2 के अपोजिट में मेरा आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट में यहाँ पे ऑल्टरनेट मेरा 4 नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कहा कि कॉर्नर टू कॉर्नर जिसका कंबाइन कर रहा है वो उसका अपोजिट नहीं होगा। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा।
4 के लिए ऑल्टरनेट पोजीशन क्या है, 3 होगी। तो मैं कह सकता हूँ 4 के लिए यहाँ पे अपोजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 3 बनेगा। अब बचे हुए नंबर जो रह गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 1 अपोजिट होगा 6 के। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि नंबर के ऑल्टरनेट पोजीशन क्या होगी, उसकी अपोजिट पोजीशन होगी। क्योंकि जब मैं इसको इकट्ठा भी करूँगा, आप इसको इमेजिन करेंगे ना इकट्ठा करने की, तो आप खुद इमेजिन करेंगे कि ये फेस ऐसे उठेगा, ये फेस ऐसे उठेगा और ऊपर वाला फेस ऐसे आ जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे है। पर हमारा मतलब ये नहीं है कि कैसे उसको जोड़ना है, हमारा मतलब है अपोजिट फेसेस निकालना, क्योंकि हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकें। तो नंबर के फर्स्ट का मतलब है अब ऑल्टरनेट पोजीशंस क्या होगी एक दूसरे के अपोजिट। जैसे 2 का ऑल्टरनेट पोजीशन 5 है, 4 की ऑल्टरनेट पोजीशन 3 है। हम ये नहीं कह सकते 1 4 का अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कॉर्नर टू कॉर्नर, जिसके कॉर्नर कंबाइन हो रहे हैं वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट नहीं होंगे। तो इस वाले ओपन डाइस को अपोजिट फेसेस कुछ इस हिसाब से बनेंगी, इस हिसाब से ये जुड़ जाएगा, ये क्लोज डाइस हो जाएगा। 2 के अपोजिट फेस 5 होगी, 4 की 3 होगी, 1 की 6 होगी। ठीक है, समझे आप बात को। अब इसी चीज़ को हम सीखते हैं क्वेश्चंस के जरिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को। मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम द गिवन पोजीशन विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे ये जो मुझे फिगर दी गई है इसको फोल्ड कर दूँ तो कौन सी फिगर, अगर मैं इसको ऑप्शंस यहाँ पे दे दूँ, ये है मेरी ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन और ये है डी ऑप्शन, ये क्वेश्चन बनते हैं। अपोजिट नंबर के साथ साथ हमें कहते हैं कि फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा, ये भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन ऑप्शन से हमने देखना है। तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप इसको क्लोज कर दें डाइस को, तो कौन सा नंबर किसके अपोजिट में आएगा, वही अपोजिट पोजीशन मुझे यहाँ पे ये क्लियर करेगी कि यहाँ पे कौन सा डाइस पॉसिबल है, कौन सा डाइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हर नंबर क्या होगा, उसके ऑल्टरनेट पोजीशन क्या बनेगी, उसका ऑल्टरनेट पोजीशन उसकी अपोजिट नंबर बनेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 को पिक करूँ, 6 का अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा, 6 का अपोजिट यहाँ पे 4 बनेगा, 6 का अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब 1 और 3 क्या है, यहाँ पे कॉर्नर इसके कॉमन है, तो ये ऑल्टरनेट नहीं होगा एक दूसरे के, ये इसका अपोजिट नहीं होगा। 3 की जब मैं बात करूँगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो 3 का अपोजिट निकल के आया 5, और बचे हुए नंबर 1 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये 101% आपके साथ गारंटी है, यही मेथड इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपका सब इजीली होगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 2। तो ये नंबर जो है एक दूसरे के अपोजिट में है। अब हमने इसको बनाया तो नहीं है, हमने तो अपोजिट फेसेस निकाल लिए। अब हम कैसे इनमें से ऑप्शन पिक करें हमारी आंसर की। अब आप देखिएगा 6 के अपोजिट में क्या है, 4। अगर कोई नंबर किसी के अपोजिट में है तो वो सेम फेस पे तो दिखेगा नहीं। जो डाइस मुझे विजिबल है, अपोजिट जो एक दूसरे के हैं वो सामने तो मुझे नहीं दिखेंगे। सामने जो भी नंबर विजिबल होगा उसका अपोजिट तो विजिबल नहीं होगा, है ना। तो 6 और 4 कभी भी मुझे विजिबल साइड में नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब 3 का अपोजिट क्या, 5। अगर 3 का अपोजिट 5 है तो कहीं पे भी ये जो फेस विजिबल हैं ये दोनों नंबर इकट्ठे नहीं दिखेंगे। तो अगर यहाँ पे मुझे 3 और 5 इकट्ठे दिख रहे हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब 1 का अपोजिट क्या है, 2 है। अगर 1 का अपोजिट 2 है तो इनमें से सिर्फ एक ही फेस मुझे विजिबल होगा, जो अपोजिट है वो तो विजिबल नहीं होगा। तो 1 का अपोजिट 2 है तो वो तो विजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में तो ये विजिबल हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली कौन सा आंसर आ जाएगा, सी। यहाँ पे 1 का अपोजिट भी नहीं दिख रहा, 4 का अपोजिट भी नहीं दिख रहा और 3 का अपोजिट भी नहीं दिख रहा। तो इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो डाइस बनेगा वो ये वाला बनेगा। क्लियर, आपको समझ में आई। अब ये जो ओपन डाइस है वो बहुत ही तरीक़ों से दिखाया जाता है, बहुत तरीक़ों से दिखाया जाता है। बस आपने सिर्फ इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, हर तरह का डाइस आपका ओपन जो है क्लोज बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या निकालना है, सेम चीज़, हर चीज़ के अपोजिट ऑल्टरनेट पोजीशन से मैंने उसकी अपोजिट पोजीशन फाइंड करनी है। यहाँ पे स्टार के अपोजिट में क्या होगा, हैश होगा। स्टार का ऑल्टरनेट क्या, हैश है। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि स्टार के अपोजिट में क्या होगा, हैश होगा। क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन। ठीक है, इसको फोल्ड करने के बाद कौन सी ऑप्शन मुझे दिखेगी। मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी, इसको दे देता हूँ डी। ठीक है, अब स्टार के अपोजिट में हैश आ गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, क्या परसेंटेज हमारा डॉलर के अपोजिट आ सकता है? तो यहाँ पे कॉर्नर क्या है हमारे, सेम है, तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं बनेंगे। तो इस हिसाब से जो मेरा परसेंट का अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा मेरा ग्रेटर देन सिंबल। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे परसेंटेज का अपोजिट ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या बनेगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आएगा उसका ग्रेटर देन। समझ में आ रही है? अब इसकी ओपन डाइस की पोजीशन चेंज हो गई, तो अब हम कैसे करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब डॉलर के लिए अपोजिट फेस क्या होगा, इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन, तो डॉलर का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे भाई, जो ये वाला बार है, ठीक है। तो अब मैंने ये निकाल लिए एक दूसरे के अपोजिट क्या होंगे। अब मैंने इसको कुछ इस हिसाब से जोड़ना है कि मुझे मेरी फिगर मिले। तो मैं कह सकता हूँ स्टार और हैश अगर एक दूसरे के अपोजिट में हैं तो कहीं पे भी स्टार और हैश इकट्ठे तो नहीं दिखेंगे। तो अगर स्टार और हैश मुझे बी ऑप्शन में इकट्ठे दिख रहे हैं और अपोजिट फिगर इकट्ठे नहीं दिखती, स्टार के अपोजिट अगर हैश है तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, तो बी हो जाएगा एलिमिनेट, बी हो गया एलिमिनेट। अब अगर परसेंटेज के अपोजिट ग्रेटर देन है तो इसका मतलब एक ही है कि परसेंटेज का अपोजिट जो ग्रेटर देन है वो मुझे विजिबल वाली साइड पे दोनों इकट्ठे नहीं दिखेंगे। तो परसेंटेज का अगर अपोजिट ग्रेटर देन है और यहाँ पे डी ऑप्शन में वो दोनों विजिबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब पर डॉलर का अपोजिट क्या है, बार है, ये वाली बार है। ये अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एक बारी में तो विजिबल नहीं होंगे, जो तीन फेसेस हमें दिखती है उनमें से तो ये नहीं होंगे। तो सी ऑप्शन में ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ए। मुझे ग्रेटर देन का अपोजिट विजिबल नहीं है, स्टार का विजिबल नहीं है, डॉलर का विजिबल नहीं है, तो फोल्ड करने के बाद ये फिगर इसकी बनेगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आंसर फिगर कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द फिगर। ठीक है, वही चीज़ हम करेंगे। इस फोल्डिंग के बाद हमें अपोजिट भी पूछा जा सकता है, तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली हम पिक निकाल ही रहे हैं, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं n के अपोजिट क्या होगा, तो उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन होगी। तो n का अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा मेरे भाई, o बनेगा। s का अपोजिट क्या बनेगा, उसका ऑल्टरनेट पोजीशन। इसके साथ जिसका कॉर्नर कंबाइन हो रहा है एस क्यू के ऑल्टरनेट नहीं बनेगा, तो एस का ऑल्टरनेट क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। तो एस का ऑल्टरनेट मैंने क्या निकाला, यहाँ पे आर निकाला। ठीक है, अब क्यू का ऑल्टरनेट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, तो क्यू का अपोजिट क्या बन गया, यहाँ पे पी बन गया। तो ये आगे इनके अपोजिट। अगर एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हमें विजिबल इकट्ठे तो नहीं होंगे। तो अगर मैं इनको ऑप्शन दे दूँ ए, बी, सी और डी, तो एन और ओ हमें सेम फेस पे नहीं दिखेंगे, विजिबल साइड पे इकट्ठे नहीं दिखेंगे। अगर कहीं दिख रहे हैं तो वो क्या होगा मेरा, रॉन्ग आंसर होगा। तो एन और ओ तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं, तो ठीक है। एस और आर जहाँ पे भी दिख रहे हैं तो वो इकट्ठे, अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो थ्री फेसेस पे ये इकट्ठे तो नहीं आएंगे। क्या कहीं पे एस और आर हमें विजिबल है इकट्ठे, तो यहाँ पे विजिबल है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब Q और P अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये जो थ्री फेसेस विजिबल हैं उन तीनों में इकट्ठे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो Q P कहाँ पे हमें इकट्ठे दिख रहे हैं, ये हमारा हो गया एलिमिनेट। और भी कहीं हैं तो ये भी हो गया एलिमिनेट। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर। N के अपोजिट हमें विजिबल नहीं है, P का अपोजिट विजिबल नहीं है और R का भी विजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? देखा आपने चीज़ें कितनी ईजी हैं। बच्चे मुझे कह रहे थे क्यूब एंड डाइस करा दो, क्यूब एंड डाइस करा दो, है क्या इसमें? अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया गया, सेम चीज़ है। अब मैंने पहले क्या करना है, सिंपली वही चीज़ करनी है, इनका अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट अगर मैं निकालूंगा तो 1 का अपोजिट होगा इसका ऑल्टरनेट, जो कि क्या होगा, 1 का अपोजिट बन जाएगा 4। ठीक है, इसी हिसाब से 5 का अपोजिट क्या बनेगा, इसका ऑल्टरनेट, जो कि क्या होगा 2। 5 का अपोजिट बन गया 2। कॉर्नर जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, वो ऑल्टरनेट नहीं होंगे। तो बची हुई चीज़ रहेगी 3 और 6, ये क्या बन गया, इसका ऑल्टरनेट, तो ये होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो मैंने निकाल लिए जो इनकी अपोजिट फेसेस होंगी। तो जहाँ पे भी 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये सिंगल फेस पे तो नहीं दिखेंगे। तो 1 और 4 जहाँ पे भी इकट्ठे दिख रहे हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। 5 और 2 जहाँ पे भी इकट्ठे दिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 3 और 6 इकट्ठे दिख रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन।
ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। 2 1 6, 2 का भी हमें अपोजिट विजिबल नहीं है, 1 का भी नहीं है और 6 का भी नहीं है, तो राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे भाई, राइट आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन है तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये बहुत ईजी है, जैसे सभी ईजी हैं ये भी ईजी है। आपने क्या करना है, इस होमवर्क क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जो भी बच्चा आंसर करेगा उसको मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा कि ये सही है या नहीं। ठीक है, वैसे तो ये अब इतना इजी बन गया होगा कि आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने देखा कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया था, किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सॉल्व करने में तो मैंने वो उस क्वेश्चन को आज इंक्लूड भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि क्या करना है बता के जब बच्चों को आता ही है सब कुछ। ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और होगा तो कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा क्योंकि ये इजी है। ऑल्टरनेट निकालिए और पोजीशंस को फाइंड आउट कीजिए। तो गाइज आज के टॉपिक में डाइस को हमने 3 टाइप की डाइस के क्वेश्चन को डिस्कस किया। सिंपल डाइस में नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, उसके बाद हमने कलर वाला डाइस देखा और एक ओपन डाइस देखा। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, हर डिटेल्ड चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसी सोच के साथ कि आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किसी चीज़ को मैं आपके लिए बेहतर और इजी बना पाया हूँगा, मैं इस सोच के साथ आपसे विदाईगी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम क्लॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल द टाइम पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।